नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भारत में आज से शुरू हुए G20 शिखर सम्मेलन की, जिसमें दुनिया के कई देशों के नेताओं व प्रतिनिधियों ने शिरकत की। साथ ही बात करेंगे G20 बैठक को लेकर हो रही सियासत की और जानेंगे कांग्रेस की ओर से क्या आरोप लगाए गए हैं। तो वहीं ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को CID ने किया है गिरफ्तार। साथ ही बात करेंगे अफ्रीकी देश मोरक्को में मची मौत की तबाही की और जानेंगे घोसी उपचुनाव के नतीजे 2024 में भाजपा के लिए है कितना बड़ा झटका। इसके अलावा कई और बड़ी खबरों से कराएंगे आपको रूबरू, तो बने रहें मेरे साथ। देश की राजधानी दिल्ली में आज से 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन बैठक का आयोजन शुरू हो चुका है। जाहिर है कि इस बार G20 की मेजबानी भारत कर रहा है। आज से बैठकें शुरू हो गई हैं, जिसमें शरीक होने के लिए दुनिया भर के नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। G20 की बैठक के लिए राजधानी दिल्ली में दुनिया के बड़े देशों के नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। भारत आने वाले नेताओं में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, इटली की नई प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ शामिल हैं। G20 में आए हुए मेहमानों की सुरक्षा के लिए जमीन से लेकर के आसमान तक कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसके लिए दिल्ली पुलिस समेत कई केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को लगा दिया गया है। 2 दिवसीय G20 बैठक प्रगति मैदान के भारत मंडपम में हो रही है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू को भ्रष्टाचार के मामले में आज गिरफ्तार कर लिया गया। नायडू को CID ने आज सुबह करोड़ों रुपए के आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नायडू की गिरफ्तारी के बाद कई TDP नेताओं को भी नजरबंद कर दिया गया है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आंध्र प्रदेश से आज सुबह ही एक ऐसी बड़ी खबर आई है जिसने आंध्र प्रदेश समेत पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी। CID ने सुबह ही आंध्र प्रदेश के पूर्व CM चंद्रबाबू नायडू को करोड़ों रुपए के आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसी साल मार्च में इस मामले की शुरुआत की थी। दरअसल चंद्रबाबू नायडू के शासनकाल में आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम में 3,300 करोड़ रुपए के कथित घोटाले की जांच शुरू हुई। उस समय की चंद्रबाबू नायडू सरकार में राज्य कौशल विकास योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को बड़े उद्योगों में काम करने के लिए प्रशिक्षण देते थे। इसके लिए 6 क्लस्टर बनाए गए थे। उस समय चंद्रबाबू ने कहा था कि सरकार इस योजना के तहत कुल खर्च का 10% खर्च करेगी, बाकी बचा 90% का खर्च प्रशिक्षण देने वाली कंपनी सीमेंस को देगी। इसी को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर शेल कंपनी बनाकर पैसे ट्रांसफर करने और उससे संबंधित दस्तावेज नष्ट करने के आरोप हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नायडू पर यह भी आरोप है कि तत्कालीन सरकार ने इस योजना के तहत खर्च किए जाने वाले 371 करोड़ रुपए शेल कंपनी को ट्रांसफर कर दिए हैं। इसके साथ ही जांच में कई अनियमितताएं भी पाई गई हैं। इस योजना के टेंडर के लिए जरूरी प्रक्रिया का पालन नहीं करने का भी आरोप है। ये भी आरोप है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर के राज्य कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दी थी। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी देश की राजनीति में भी कई अहम संकेत करती है, क्योंकि जाहिर है कि पिछले कुछ वक्त से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की मोदी सरकार से नजदीकियां बढ़ रही थी और वो लगातार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिल रहे थे। ऐसे में अब अचानक नायडू की गिरफ्तारी को जगन मोहन रेड्डी के सरकार से करीबियों से भी जोड़कर देखा जाएगा। देश में इस समय इंडिया और भारत को लेकर के बहस छिड़ी हुई है। भाजपा सरकार जहां इंडिया की जगह पर भारत शब्द के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि भारत और इंडिया एक ही बात है। साथ ही विपक्ष सरकार पर इंडिया शब्द को हटाने का आरोप भी लग रहा है। अब इंडिया शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने की ओर सरकार का एक और कदम सामने आया है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में।
जाहिर है कि आज से राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में पीएम मोदी ने उद्घाटन भाषण दिया। इस दौरान पीएम मोदी के आगे जो नेम प्लेट रखी थी उसमें इंडिया नहीं बल्कि भारत लिखा हुआ था। इससे साफ है कि सरकार ने इंडिया की जगह भारत के इस्तेमाल पर जोर देने की ओर एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। इसके बाद से अब ये चर्चाएं और भी तेज हो गई हैं कि भाजपा सरकार देश का नाम इंडिया से बदलकर पूरी तरह भारत करना चाह रही है। दरअसल ये चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि जब किसी देश की आधिकारिक बैठक होती है तो उसके प्रतिनिधि के सामने प्लेट पर उस देश का नाम भी लिखा होता है, जिससे कि पता चलता है कि बैठक में मौजूद व्यक्ति इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इससे पहले हमेशा भारत के प्रतिनिधि के सामने इंडिया नाम लिखा जाता था, लेकिन इस बार भारत नाम लिखा होने की वजह से नाम बदलने के कयासों को और भी हवा मिल गई है। घोसी उपचुनाव में भाजपा को मिली हार आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए खतरा साबित हो सकती है। घोसी विधानसभा सीट पर सपा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने भाजपा के दारा सिंह चौहान को भारी मतों से हराया है। ऐसे में ये हार कई बड़े इशारे कर रही है। क्या हो सकता है इसका असर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। इस हार से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सपा प्रत्याशी को इस बार हर जाति वर्ग का वोट मिला है। सपा ने घोसी में ठाकुर प्रत्याशी को टिकट दिया था। सुधाकर सिंह को ठाकुरों समेत ऊंची जाति का भी जमकर वोट मिला है। साथ ही उन्हें सपा के परंपरागत वोट, पिछड़ा, मुस्लिम व यादव के वोट भारी संख्या में मिले हैं। लेकिन इस जीत में सबसे आश्चर्यजनक बात ये रही कि इस बार दलित वोट भी ढेरों की तादाद में सपा की झोली में आए हैं। पीडीए के प्रयोग, इंडिया के समर्थन और अखिलेश यादव के परिवार की एकजुटता ने घोसी में सपा की जीत की राह आसान कर दी। इस नतीजे ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को जहां बड़ी ताकत दी है, वहीं भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधनों आत्ममंथन के लिए विवश किया है। क्योंकि अगर यही ट्रेंड 2024 के लोकसभा चुनाव में कायम रहा तो मोदी के लिए आगामी चुनाव में यूपी से झटका लग सकता है। साथ ही उनका तीसरी बार पीएम बनने का सपना अधूरा रह सकता है। राजस्थान कांग्रेस के बागी विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने आज शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। राजेंद्र गुढ़ा को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। जाहिर है गुढ़ा राजस्थान विधानसभा में लाल डायरी दिखाकर चर्चाओं में आए थे। हालांकि उन्हें इस घटना के बाद मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद अब गुढ़ा शिवसेना का हिस्सा बन गए हैं। राजेंद्र गुढ़ा उस समय चर्चाओं में आए थे जब उन्होंने राजस्थान सरकार की कैबिनेट से बर्खास्त होने के बाद 24 जुलाई को एक लाल डायरी लेकर विधानसभा पहुंचे थे, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि इस डायरी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ आरोपों की पूरी लिस्ट है। गुढ़ा ने कहा था कि कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों ने उनसे वो डायरी छीन ली। ये भी कहा था कि उनके पास डायरी का दूसरा हिस्सा भी है। इसके अलावा जब कांग्रेस 21 जुलाई को विधानसभा में भाजपा से मणिपुर की घटना पर सवाल कर रही थी, उसी समय राजेंद्र गुढ़ा ने कहा था कि ये सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए। राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, हमें मणिपुर की जगह अपने राज्य की स्थिति देखनी चाहिए। गुढ़ा इसके अलावा भी अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। गुढ़ा अक्सर अपनी ही सरकार और सीएम अशोक गहलोत पर हमला बोलते रहते हैं। यही वजह है कि पहले से ही उनके किसी और पार्टी में जाने का अंदेशा हो गया था। इसके बाद अब गुढ़ा ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर शिंदे गुट वाली शिवसेना का दामन थाम लिया है। गुढ़ा को शामिल कराते हुए महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने कहा कि ये महाराष्ट्र और राजस्थान की धरोहर का मिलन है। अब देखना है कि शिवसेना में शामिल हुए गुढ़ा क्या गुल खिला सकते हैं। राजधानी दिल्ली में जारी G20 की बैठक के बीच देश में सियासत भी लगातार जारी है। बैठक के बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि विदेशी मीडिया को सवाल ही नहीं पूछने दिया जा रहा है। जयराम रमेश ने यह आरोप पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बैठक के बाद लगाया है। क्या है पूरा मामला, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बैठक के बाद विदेशी मीडिया को दोनों नेताओं से सवाल नहीं पूछने दिया गया। उन्होंने जो बाइडेन की टीम के हवाले से ये दावा किया है और कहा है कि अब 11 सितंबर को वियतनाम में जो बाइडेन मीडिया के सवालों का जवाब देंगे। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि इसमें कोई चौंकने वाली बात
नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के राज में इस तरह लोकतंत्र चलता है। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन की टीम ने कहा कि कई बार गुजारिश करने के बावजूद पत्रकारों को भारत ने द्विपक्षीय बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति और पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की इजाजत नहीं दी। गौरतलब है कि 8 सितंबर को पीएम मोदी के आवास पर जो बाइडेन के लिए खास डिनर आयोजित किया गया था। इस दौरान दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बैठक भी हुई थी। इसी को लेकर के जयराम रमेश ने ये आरोप लगाया है। अफ्रीकी देश मोरक्को से आज तबाही की भयंकर खबर सामने आई है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। मोरक्को में आए 7.2 तीव्रता के भीषण भूकंप ने अब तक 820 लोगों की जान ले ली है, तो वहीं 300 से अधिक लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। कल देर रात आए भूकंप ने मोरक्को में भीषण तबाही मचा दी है। मोरक्को जियोलॉजिका सेंटर ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 7.2 थी। हालांकि यूएस जियोलॉजिका सर्वे ने इसकी तीव्रता 6.8 बताई है। कहा है कि ये इस इलाके में 120 साल में आया सबसे ताकतवर भूकंप है। मोरक्को के स्टेट टेलीविजन ने बताया कि भूकंप की वजह से कई इमारतें ढह गई हैं। सोशल मीडिया पर भूकंप से जुड़े कई वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। भूकंप का एपिसेंटर एटलस पर्वत के पास इघिल नाम का गांव बताया जा रहा है, जो माराकेश शहर से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। भूकंप की गहराई जमीन से 18.5 किलोमीटर नीचे थी। पुर्तगाल और अल्जीरिया तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है। G20 शिखर सम्मेलन के डिनर में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रपति भवन की ओर से आमंत्रित न किए जाने पर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष आक्रोशित हैं और इसे लेकर के सरकार पर हमला बोल रहा है। इसी विषय पर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भी सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है चिदंबरम ने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं कल्पना नहीं कर सकता कि किसी अन्य लोकतांत्रिक देश की सरकार विश्व नेताओं के लिए राजकीय रात्रि भोज में विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता को आमंत्रित नहीं करेगी। ऐसा केवल उन्हीं देशों में हो सकता है जहां ना तो लोकतंत्र है और ना ही विपक्ष। मुझे उम्मीद है कि इंडिया यानी भारत उस स्थिति में नहीं पहुंचा है जहां लोकतंत्र और विपक्ष का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी इस मुद्दे को लेकर के सरकार पर हमला बोल चुके हैं। अपने यूरोप दौरे पर गए राहुल ने कहा था कि इसमें विपरीत बात क्या है। उन्होंने विपक्ष के नेता को आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया है। यह आपको बताता है कि वे भारत की 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले विपक्ष के नेता को महत्व नहीं देते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए। उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है और इसके पीछे किस प्रकार की सोच है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। फिलहाल इस बुलेटिन में आपके लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें 4 PM न्यूज़। धन्यवाद।